हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक है बीपीएससी। हम लोग जानते हैं कुछ ही समय के बाद हम लोग के बीपीएससी के पेपर होने वाले हैं। आज हम लोग बीपीएससी का जो मैथ का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खास करके जो प्राइमरी सेक्शन में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ 1 whole 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू। हमें क्या बताना है, इस नंबर का, ठीक है, और इसके रेसिप्रोकल का, इस नंबर का और इसके रेसिप्रोकल का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है बच्चों, अंतर बताना है। ठीक है, तो हम लोग अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका और इसके रेसिप्रोकल का अंतर बताना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे अगर हमने लिखा 7/6 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 6/7। हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। अगर वैसे ही अगर हमने लिया 5/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/5। बात समझ में आई? तो हमको रेसिप्रोकल तो पता चल गया। अब हमें इस नंबर का और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालना है, उन दोनों को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लेंगे। ये नंबर है हमारे पास 1 whole 3/16। क्योंकि बच्चों ये कैसा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 1 जा 16 प्लस 3 हो जाएगा 19/16 हो जाएगा। अब इसका और इसके रेसिप्रोकल का, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अब 16 यहां डिनोमिनेटर था यहां पर न्यूमरेटर बना देंगे हम, और 19 न्यूमरेटर था तो क्या कर देंगे हम, डिनोमिनेटर बना देंगे। और क्या करना है, हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन वाले माइनस तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर नहीं है तो इनका एलसीएम लेंगे। अब हमें लेना किसका है, 16 और 19 का एलसीएम लेना है। तो बच्चों यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि 16 और 19 जो है वो कैसे हैं, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। को प्राइम बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। या हम आसान भाषा में इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो 16 और 19 है ये दोनों जो एक ही टेबल में आता है वो है 1। ठीक है, और किसी भी टेबल में ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, सिर्फ 1 को छोड़ के। ऐसे नंबरों को हम को प्राइम कहते हैं। अगर बच्चों हमें को प्राइम का एलसीएम लेना है तो हम एक आसान तरीका, एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करें, अगर दो नंबर हैं और वो को प्राइम हैं तो अगर उनका हमको एलसीएम लेना है तो हम क्या करें, हम उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम पता कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेने के लिए सीधे सीधे हम 16 और 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 19 6 जा 114, 114 का क्या आ जाएगा 4। हमारे पास बचेगा क्या, 11, 19 1 जा 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 304। ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 304। अब हमको पता करना है कि 16 के टेबल में 304 कितनी टाइम जाता है ना। तो हम क्या करें, 304 को डिवाइड कर दें। तो 16 1 जा 16 हो जाएगा। यहां पर कितना आएगा, यहां पर 10 में से 6 जाएगा 4 और यहां बचेगा 1 और ऊपर से 4 उतर आएगा
और 16 9 जा 144 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। कितनी टाइम जाएगा? 19 टाइम्स जाएगा। 16 के टेबल को हमें कितनी बार पढ़ना पड़ा? 19 टाइम्स। तो अगर 16 19 जा 304 होगा तो 19 कितने जा 304 होगा? जैसे हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3, अगर 2 3 जा 6 होगा तो 3 कितने जा 6 होगा बताइए? तो हमको पता है यहां पर हमको 2 लिखना पड़ेगा, तभी से 6 आएगा। तो 16 19 जा 304 होगा तो 19 16 जा 304 होगा। तो अब जितना 16 19 जा होगा तो हम 19 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका न्यूमरेटर है। वैसे 19 16 जा तो यहां पर हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर होगा यहां पर लिख देंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो हमें यहां पर क्या करना है? हमें यहां पर 19 इंटू 19 करना है ना, और यहां पर 16 इंटू 16 करना है। ठीक है, अब 16 का यहां पर देखिए 16 का स्क्वायर निकल रहा है। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, होता है या नहीं होता है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 256। अगर आप लोगों ने मेरी स्क्वायर वाली वीडियो को देखा होगा तो मैंने स्क्वायर निकालने की एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाके जरूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 16 का स्क्वायर 256 और 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर क्या हो गया? 361। तो हमें यहां पर 361 लिख देना है और क्या करना है? हमको माइनस करना है। ठीक है, अब 361 में से 256 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा 1। 105 अपॉन 304। क्या बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन है? तो बच्चों ये सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ a अपॉन बी एक्स माइनस 1, ये क्या है? पावर है। ठीक है, क्या है? a अपॉन बी पे x माइनस 1 पावर है जो इक्वल है किसके? b अपॉन a के, जिसपे x पे पावर 3 है। तो आपको इसी x की, यहां पर जो x दिखाई दे रहे हैं इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करना है? इसी x की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम कुछ छोटी सी बात को समझ लें। अगर हमने कोई फ्रैक्शन लिखा है, जैसे हमने लिखा है 7 अपॉन 2, ठीक है, और इस पे पावर 2 है। ठीक है, और हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 अपॉन 7। तो इस पे पावर क्या हो जाएगी बच्चों? इस पे पावर अगर 2 है तो इस पे पावर हो जाएगी -2। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अगर हमें कोई नंबर दिया गया जैसे लिखा है 3 अपॉन 5 और इस पे पावर हमारी क्या लगी है? -3, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 3 और इस पे पावर क्या हो जाएगी? 3। बात समझ में आई आपको? चलिए, अब यहां पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है a अपॉन बी। ठीक है, और उस पे पावर क्या लगाई गई है? x माइनस 1। वो किसके इक्वल है? वो है b अपॉन a। ठीक है,
उस पे पावर है x माइनस 3। ये दोनों पार्ट इक्वल है, लेकिन यहां पर देखिए बेस अलग अलग है। बेस का मतलब जैसे अगर हमने लिखा 6/6 पे पावर 3 पे, तो अगर 6 पे पावर 3 लिख दें तो ये हमारा जो 6 है यही हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो यहां पर देखिए हमको बेस अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग बेस सेम कर सकते हैं? इनका बेस सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए a अपॉन बी और x माइनस 1 है, और इसको भी हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दें a अपॉन बी। यहां पर क्या करना होगा हमको, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम किस में माइनस लगाएंगे? हम लिखेंगे माइनस x माइनस 3। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम यहां पर देखिए सेम बेस हो गया। अब सेम बेस हो गया, अब हमको सिर्फ पावरों से अगर हम उसको अलग कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि यहां पर x का मान क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहां पर पावर सिर्फ आपको क्या है, बेस तो सेम है और दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पावर हमने क्या कर दी, उतार ली। अब क्या हो जाएगा देखिए x माइनस 1 इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3। बात समझ में आई? चलिए अब ये x इस साइड चला जाएगा तो x प्लस x, और ये 1 उस साइड चला जाएगा। कांस्टेंट टर्म एक साइड पे और वेरिएबल टर्म एक साइड पे। ठीक है, तो क्या होगा 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। जब 2x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। क्या कोई ऑप्शन है इसका? हाँ बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बात क्लियर हुई यहां पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया है, फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स ओरिजिनली ही हैड। एक फ्रूट सेलर है, एक फल विक्रेता है, जिसने 40% एप्पल क्या किए, सेल कर दिए, और उसके पास अभी भी 420 एप्पल हैं। अब बच्चों इस बात को समझिए, अगर उसने 40% एप्पल सेल कर दिए, क्या किए, इसको उसने कर दिया सेल, ठीक है, और अभी भी उसके पास 60% एप्पल है। क्या है, अभी भी उसके पास 60% एप्पल है। 60% एप्पल बचेंगे क्योंकि 40% बेच दिया तो 60% उसका बच जाएगा। तो अब उसके पास 60% क्या है, 420 है। ठीक है, कितना, 60% क्या है, 420 है। आपसे पूछा जा रहा है टोटल उसके पास कितने एप्पल्स है। अगर बच्चों 60% 420 है तो बताइए 1% कितना होगा। ये बड़ा शॉर्टकट ट्रिक है। अगर 60% 420 है तो 1% निकालना बहुत आसान है, 420 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, है ना। तो 1% का मतलब क्या होगा, 7 एप्पल। 1% का क्या होगा, 7 एप्पल। आपको कितना बताना है, आपको बताना है टोटल एप्पल्स कितने थे। तो हमको पता है टोटल एप्पल कितने थे, हमें परसेंटेज में बोला जाए तो टोटल एप्पल तो 100% होगा। जब 1% 7 है तो 100% क्या होगा, 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। कोई ऑप्शन है इसका, जी ए ऑप्शन बच्चों इसका सही है ना।
फिर से आप इस बात को समझिए, 40% उसने सेल कर दिया था, 40% सेल कर दिया था तो 60% बचा, है ना। 40% अगर उसने बेच दिया तो 60% उसका बचा, तो 60% जो एप्पल्स उसके पास बचे थे वो उनकी क्वांटिटी थी 420। तो 60% की क्वांटिटी 420 थी, तो 1% की क्वांटिटी होगी 7। अगर 1% की क्वांटिटी होगी 7 तो 100%, क्योंकि हमें 100% पूछा उसके पास पहले कितने थे, तो 100% 7 इंटू 100 तो 700। बात समझ में आई। चलिए एक तरीका ये है, हाँ एक तरीका और भी है। क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हमको बताया गया है कितना, 40% उसने बेच दिया। अगर 40% बेच दिया तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा बच्चों 60%। अगर 40% बेच दिया तो बचा 60%। अब 60% बचा किसका, टोटल एप्पल्स का। अब टोटल एप्पल्स को मान लिया हमने x, तो 60% किसका, x का, कितना है, वो है 420। 60% x का कितना है, 420। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x अपॉन 5 इक्वल टू 420 लिख सकते हैं। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इक्वल टू 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, और 5 4 जा 20, और 20 प्लस 1 21। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 2100। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2100 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यहां पर आ गया 0, तो x इक्वल टू 700। इससे भी बच्चों वैसा ही आ गया, है ना। कितने एप्पल्स थे उसके पास, किसका 60% 420 होगा, हमने बोला x का 60% 420 होगा। हमने x की वैल्यू निकाली, पता चल गया हमारे पास 700, तो 700 का 60% 420 होगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, आप अगर परसेंटेज की वीडियो मेरी अगर आपने नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2x 3x पे लगा के जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/11 डज टू 5/9। कह रहा है एक फ्रैक्शन है, उसका सेम रेशियो है 1/27 से, जितना 3/11 का 5/9 से होता है, सेम रेशियो में है। अगर हम इस बात को समझें, अगर हमने बोला वो फ्रैक्शन है x, तो x का सेम रेशियो होगा, किससे होगा, 1/27 से। x का सेम रेशियो होगा किसका, 1/27 से, जो रेशियो 3/11 का 5/9 से रहता है। अब इसको बच्चों करने के बहुत तरीके हैं, हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है, इसको बहुत तरीके हैं करने के। एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, जो ये जो किनारे जो लिखे हुए हैं, x लिखा है 5/9 लिखा है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, और जो बीच में लिखे हैं इनको हम कहते हैं मीन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, ये अभी हमारा हो गया मीन।
ये हो गया हमारा एक्सट्रीम। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो हम ऐसे भी लिख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे भी इसके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एक्सट्रीम कौन कौन है, x और 5/9, तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है। और मीन क्या क्या है, मीन है 1/27 इंटू 3/11। क्या कोई नंबर कट सकता है, यहां पर कट सकता है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5x/9, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 9 जा 45, 45 का 5 और हासिल लग गया हमारा 4, ठीक है। फिर 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 49, तो 495x, 495x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 9/495, ठीक है। क्या किसी नंबर से जा सकता है, ये 9 से चला जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45 आ जाएगा बटे में 55, 1/55। क्या कोई ऑप्शन आ रहा है, हाँ सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसको और भी क्या किसी आसान तरीके से कर सकते हैं, आप यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक आसान तरीका ये भी है, क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पर क्या करिए, यहां लिखिए आप x/1 और 1/27, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इक्वल होगा 3/11 और 5/9 का, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, यहां 1 ही आ जाएगा, 1 1 जा 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 27x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो कोई मतलब उसका नहीं होगा, ठीक है। तो 27x, यहां पर देखिए 3 9 का कितना होता है 27, ठीक है, 3 9 जा 27, और यहां पर क्या हो जाएगा 11 5 जा 55, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू 27x की वैल्यू आई 27/55, तो x इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं 27/55, और ये इसके बटे में जाएगा तो मतलब डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27/55, और यहां डिवाइड था तो फ्रैक्शन वाले डिवाइड कैसे होते हैं, हम करेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, लिख देंगे 1/27, लिख सकते हैं। अब 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, तो ये 1 1 टाइम चला गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 1, और 55 1 जा 55, क्या आ गया 1/55। ये भी एक तरीका है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। चलिए, दो तरीके हम लोग ने इसके शॉर्टकट के सीख लिए। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक मेथड ये था और एक मेथड ये था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%, a man yearly income increased by 1250, his principal is। बताया गया है कि अगर जो एनुअल रेट है सिंपल इंटरेस्ट पे वो 10% की जगह 12.5% मिलने लग जाए, तो जो आदमी की जो आय है, एक आदमी की जो आय है वो 1250 रुपीज इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी? 1250। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल बताना है। तो अगर हम देखें, पहले इनकम क्या थी? पहले इनकम थी जो रेट मिल रहा था 10% मिल रहा था। आज क्या रेट मिल रहा है? 12.5%। तो पहले से अब तक कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो हम कह सकते हैं 2 होल 1/2, 0.5%, है ना? 2.5%, 2.5% क्या हुआ? बढ़ा। तो 2.5% बढ़ा तो उसकी सैलरी में, उसकी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ? 1250 इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ? है ना? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, इसको आसान तरीके से करते हैं। अब हमको पता चल गया कितना? 2.5%। ठीक है, किसका 2.5%? 1250 हुआ, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल का, है ना? प्रिंसिपल का 2.5% कितना हुआ? 1250 हो गया, है ना? अब हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं क्या? देखिए, 2 2 4 प्लस 1 5, यहां लिखेंगे 5/2। ठीक है, यहां परसेंटेज का निशान हटेगा तो क्या होगा? बटे में चला जाएगा 100 इंटू पी इक्वल टू ₹1250 है कि नहीं है? अब इसको हम लिख सकते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है आपको पी से, तो क्या आ जाएगा? आना चाहिए 1250। अब देखिए आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। यहां डिवाइड है तो डिवाइड का उल्टा कैसे करते हैं हम? फ्रैक्शन वाला। हम इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, अब ये कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब इक्वल टू में तो वही है, कितना? 1250। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई में आपके P है। ठीक है, अब 1 का P से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा P अपॉन 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 40। 2 2 जा 4 और यहां 0 पहले था तो क्या हो जाएगा? P अपॉन 40। ठीक है, इक्वल टू में 1250। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू यहां P अपॉन 40, इसको हम लोग मिटा देते हैं। कितना आया? हमारा आया P अपॉन 40 इक्वल टू 1250
अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p की वैल्यू निकल आएगी। p इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई बाय 40, हमें p इक्वल पता चल जाएगा। तो 4 0 जा 0, ठीक है, 4 5 जा 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, और एक 0 पहले था, इस 0 को भी इंक्लूड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। क्या आ गया, 50,000। क्या कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बात समझ में आई? तो हम लोग ने यहां पर क्या किया, हमको पता चला कि किसी पैसे का 2.5% 1250 है, ठीक है, तो 2.5% ऑफ p इज इक्वल टू 1250। p हमने प्रिंसिपल रहने दिया। बात समझ में आई? एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, हाँ, एक तरीका क्या है, आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI बटे में रेट इंटू टाइम, ऐसे भी निकाल सकते हैं। SI आपको पता है 100 इंटू SI है 1250। हमारा रेट कितना था, हमारा रेट था 2.5%, ठीक है, और टाइम था कितना, 1 ईयर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। क्या आएगा, 1250, और ये 0 दो 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 बढ़ जाएंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 5/2। ये मिक्स में था, इसको हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, इम्प्रॉपर बना दिया। अब यहां पर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 125,000 और डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 125,000 तो डिवाइड है, इसका उल्टा मल्टीप्लाई होगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। अब देखिए क्या कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 3 0 आ गया 25,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 को, आ जाएगा 50,000। यही इसका प्रिंसिपल है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI R इंटू T। R का मतलब यहां पर रेट है और T का मतलब यहां टाइम है, SI का मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन देयर एरिया आर इन द रेशियो। हमको क्या बताया गया है, एक पेरीमीटर का सर्कल और एक पेरीमीटर का स्क्वायर दोनों क्या है, बराबर है। मानिए कि स्क्वायर बनाया और हमने एक सर्कल बनाया, दोनों का पेरीमीटर जो है वो क्या है, इक्वल है। हमें बताना है उनके जो एरिया बनेंगे उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि अगर कोई साइड है, कोई स्क्वायर बना हुआ है और उसकी साइड A है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, मतलब 4A।
ठीक है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको दोनों को पता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या पता किया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4a के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर और ये 4 बटे में आ जाएगा इसके, इज इक्वल टू a। ठीक है, तो साइड कितनी हो गई हमारे पता चल गई, तो इसमें से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई पाई r अपॉन 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है दोनों का जो एरिया है उनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया किस फॉर्मूले से निकलता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, स्क्वायर का निकलता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड। ठीक है, अब इनके बीच में आपको रेशियो बताना किस रेशियो में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। हाँ, ये क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। हमने साइड मानी थी ये। ठीक है, अब a की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो a की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या है, पाई आर अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर अपॉन 2 होल पावर 2 लग जाएगी इस पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 2 पे पावर 2 पे लगी है तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और यहां क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका हमने डिवाइड था तो उसको मल्टीप्लाई करा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और जो पावर ऊपर लगी है 2 उसको भी शो कर देंगे। तो जब पावर पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई पे पावर 2 लग जाएगी और आर पे पावर 2 लग जाएगी, लग जाएगी। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए एक पाई से और एक पाई कट जाएगी, अब यहां पर क्या बचेगा, एक पाई बच जाएगी। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बचा यहां पर 1 बचा, 4 1 जा 4। ठीक है, और यहां पर क्या बचा पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है हम लोग पता है 4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 4 अपॉन 22/7 22 अपॉन 7। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय
22/7 22/7, तो 4 इंटू 7/22। ठीक है, क्या यहां पे कोई नंबर कट सकता है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया 14/11। किस रेशियो में हो जाएगा? ये हो जाएगा 14:11। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस रेशियो में होगा उनके एरिया? कोई ऑप्शन शो कर रहा है? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है ना? जो जो इसने बोला क्वेश्चन ने उस काम को मैंने किया। पहले बताया गया कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। वो किसके बराबर है? स्क्वायर के पेरीमीटर के। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू ए, साइड अगर ए है तो। अब देखिए दोनों इक्वल है तो ए की वैल्यू हमारी पता चल गई, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब कह रहा है दोनों के एरिया क्या रेशियो बताना है। दोनों क्या एरिया का, सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर हम सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। क्योंकि हमने उस स्क्वायर की जो साइड मानी थी a, तो a पे पावर 2 है ना, a स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकालना है तो हमने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब उसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन क्यूबिक सेंटीमीटर हुज डायगोनल मेजर 4√3 सेंटीमीटर। हमको एक क्यूब का क्या बताया गया? डायगोनल बताया गया है, और हमसे क्या पूछा गया है? उसका वॉल्यूम पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें उसका एज पता होना चाहिए, तभी हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को देख लें कि एज और जो हमारे डायगोनल के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब बनाया और ये इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्यूब का जो एज है a है, ठीक है, अगर इस क्यूब का जो एज है वो a है, तो बच्चों इसका डायगोनल पता क्या होता है? इसका डायगोनल होता है 3a, √3a। बात समझ में आई? अगर इसका हमने फिर से देख लीजिए, अगर हमने यहां पर देखिए, यहां पर हमारा डायगोनल क्या होगा? यही डायगोनल होगा। ठीक है, और अगर हमने इसको मान लिया b, क्या मान लिया? b, तो इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल होगा √3b। बात समझ में आई? तो हमको बताया गया है, डायगोनल बता दिया गया है और हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा? √3, और जो उसकी साइड होगी उस फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए तो अब हमको इसका एज निकालना है। हमको इसका एज तो पता नहीं है, हाँ, इसका एज हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एज निकालें, क्योंकि एज निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो हमने क्या बताया? अगर मानिए इसका एज जो है वो a है, ठीक है, क्या है? एज जो है वो a है। हमने अभी क्यूब में देखा था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3a इज इक्वल टू, इसका डायगोनल क्या है? 4 √3, है ना? ठीक है,
√3 इक्वल टू 4√3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 4√3 अपॉन में √3। ठीक है, अब देखिए ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू, h की वैल्यू आ गई 4। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं क्यूब की? लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, तो इसका लेंथ भी वही होगा, ब्रेथ भी वही होगा और हाइट भी वही होगी, क्योंकि ये क्या है? क्यूब है। ठीक है, इसको एक तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h पे पावर 3। ठीक है, h पे पावर 3, तो यहां पर एज a है तो a पे पावर 3, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। हाँ, कोई ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन सही है। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आपको डायगोनल दिया गया हो तो वो इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी भी क्यूब की बात हो रही है और क्यूब आपको दिया गया है, ठीक है, आपको यहां पर क्यूब, आपको ये क्यूब दे दिया गया हो, ठीक है, और इसका डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये क्या होगा? इसके जो एज होगा, जो भी एज हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर a माना था, b माना था, कुछ भी मान लीजिए आप, d मान लीजिए, तो ये जो एज होगा ना, ये क्या होगा? √3d। ठीक है, हमको डायगोनल दिया गया था, हमने क्या माना? एज को a मान लिया, तो वो √3a के बराबर ही होगा उसका डायगोनल, क्योंकि चाहे वो कैसा भी क्यूब हो, ठीक है, चाहे एज उसका कैसा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। तो हमें एज की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो एज का वैल्यू पता चल गई तो हमें वॉल्यूम भी निकल आया, तो वॉल्यूम निकल आया हमारा 64। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 4 इज इक्वल टू 0। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है x² - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x² इक्वल टू 4। अब बताइए यहां पर x की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं कि हमको 4 प्राप्त हो जाए? तो हम कह सकते हैं x की जगह हम 2 भी पुट कर सकते हैं, 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4, है कि नहीं है? तो ये तो बात सही है। चलिए, क्या हम 2 की जगह -2 लिख सकते हैं पे पावर x की जगह? यहां पर x की जगह हमने क्या रखा? x की जगह हमने 2 रखा, यहां पर क्या रखा? x की जगह -2 रखा। दोनों ही जगह पे आंसर 4 आ रहा है, दोनों ही बात सही है, तो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक। बीपीएससी वाले सवालों में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे के 2 ऑप्शन है इन पे जरूर ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, इस ऑप्शनों का जरूर ध्यान रखिएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों ही मान रखने पे, 2 का भी रखने पे और -2 रखने पे, दोनों का मान रखने पे 4 आ जा रहा है, इसका मतलब दोनों ही बात सही है।
तो एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है। बात समझ में आई आपको? चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताया गया है इफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें क्या बताया गया है? बताया गया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आपसे अब पूछा जा रहा है x की और y की, इन दोनों की वैल्यू बतानी है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां पर हम सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 3 प्लस वाई। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब यहां पर कहीं आपको x दिखाई दे रहा है पहली इक्वेशन पे, ये हमारी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन में, तो कहेंगे हाँ यहां पर x की वैल्यू दिखाई दे रही है, x दिखाई दे रहा है। हम इस x की वैल्यू को यही पुट कर देंगे, हमें x और y की दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? देखिए लिखा है हमारा 3x, x की जगह हम क्या लिख देंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखेंगे यहां पर 3 प्लस वाई, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 5 लिख दिया हमने। अब देखिए 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3y में एक y प्लस और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 9 उस साइड चला जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, ये पॉजिटिव था उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब 5 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4, और क्योंकि 9 से 5 माइनस हुआ है तो क्या होगा? यहां पर निगेटिव का निशान रहेगा। ठीक है, तो हमारा 4y की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? -4 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, कितना कट गया? y की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे y की वैल्यू तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इस सेकंड वाली इक्वेशन में ही पुट कर दीजिए y की वैल्यू, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। हमें x और y दोनों की वैल्यू बतानी है ना, तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू आ गई हमारी क्या? -1। तो हमें क्या बताया गया था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हम y की वैल्यू क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की जगह हम क्या रखेंगे? y का मान रख देंगे, तो x माइनस y की जगह लिख देंगे हम क्या? -1 इज इक्वल टू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? x का मान 2 और y का मान -1, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 1.5x इज इक्वल टू 0.04y, देन द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। हमें क्या बताई गई है? एक वैल्यू बताई गई है, वो वैल्यू है 1.5x इज इक्वल टू 0.04y।
ठीक है, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको सरल कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15x अपॉन 10, और इसको हम लिख सकते हैं 4y अपॉन 100, है ना। डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500x इज इक्वल टू 40y। ठीक है, अब देखिए क्या कट सकता है, हाँ ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कट सकता है, 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 75x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 75x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y अपॉन x इज इक्वल टू 75 अपॉन 2। ठीक है, चलिए हमको ये वैल्यू मिल गई। हाँ, अब हमको इस सवाल को आगे सॉल्व करना है। तो हम इस मान को कहीं लिख लेते हैं, हमारे पास ये मान, हम इसको इस साइड लिख लेते हैं। क्या है, y अपॉन x इज इक्वल टू 75 अपॉन 2। ठीक है, हमको क्या मान निकालना है, हमको मान निकालना है y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। हमको यहां पर जो हमने मान निकाला है y अपॉन एक्स के फॉर्म में निकाला है। तो अगर हम इस इक्वेशन में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर x का डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, और हमको यही चाहिए क्योंकि y अपॉन एक्स का हमको क्या पता है, वैल्यू पता है। तो हम लिख सकते हैं इसको y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी y अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी y अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और y अपॉन एक्स का मान हमको पता है। अब इस मान को हम यहीं पुट कर देंगे। क्या है, y अपॉन एक्स का मान 75 अपॉन 2, लिखेंगे 75 अपॉन 2 माइनस 1 बटे में क्या है 75 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या मान आएगा, यहां पर 75 अपॉन 2 माइनस 1 करना है हमको। तो यहां 1 एज्यूम कर लेंगे, यहां 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर तो 75 ही आ जाएगा, और यहां 1 2 जा 2 टाइम जाएगा, तो 2 1 जा 2। अब 2 आपको यहां उतर जाएगा, तो 75 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर आ जाएगा 73 अपॉन 2 आ जाएगा। तो हमारे न्यूमरेटर में क्या आ गया 73 अपॉन 2। अब वैसे ही डिनोमिनेटर में करना है, डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, प्लस करना है। बाकी सब चीजें सेम की सेम है, तो यहां पर अब हमको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है। तो जहां माइनस था वहां प्लस कर दीजिए। तो 75 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 77। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका
77/2, तो बटे में हो जाएगा 77/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 73/2 डिवाइडेड बाय 77/2। ठीक है, अब यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 73/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 77। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहां 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा 73/77। क्या कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बात समझ में आई? पहले हमने y/x की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद उस वैल्यू को यहां पर हमने पुट किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमारे पास y/x के फॉर्म में वैल्यू थी, इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x को डिवाइड कर दिया, तो हमें y/x के फॉर्म में मिल गया, हमने सरल कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है 0.204 मल्टीप्लाई बाय 42, ठीक है 0.07 मल्टीप्लाई बाय 3.4। अब बच्चों इस सवाल को सरल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले तो देखिए, जब डेसिमल वाला अंडर रूट में रहेगा तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है न्यूमरेटर में और कितने के बाद डेसिमल लगा है डिनोमिनेटर में। यहां देखिए, अगर हम देखें तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, और यहां पर देखिए कितने के बाद डेसिमल लगा है, यहां पर भी 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा है। तो हम इन डेसिमल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3-3 डेसिमल के बाद लगा हुआ है। देखिए 2 में इसके बाद और 1 में इसके बाद, ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2 में इसके बाद और 1 में इसके बाद, तो 3 के भाई यहां पे भी लगा है, 3 में यहां पे भी लगा है। तो हम यहां पर इस डेसिमलों को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या मान होगा, यहां पर आ जाएगा 204 मल्टीप्लाई बाय 42 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 34। अब इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, जब सेम डेसिमल वैल्यू रहेगी तभी आपको निकालना है। ठीक है, अगर सेम डेसिमल, देखिए यहां पे भी 3 के बाद था, यहां पे भी 2 और यहां पर एक 3, तभी आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां देखिए कट सकता है नंबर, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, यहां पर ये कट गया। 34 204 किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, और यहां कितना आ जाएगा 17। ठीक है, और किससे कट सकता है ये, 34 17 यहां पर आ गया, तो 17 से कट जाएगा, 17 1 जा 17 और 17 6 जा 102 102। अब देखिए यहां बचा 6 और यहां पर एक 6 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 ही 1 बचा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा, 6 6 जा हो जाएगा बच्चों 36। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? हमने क्या किया, ऊपर भी 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा था, यहां पर 2 और यहां पर 1, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो हम भी इन डेसिमल को हटा दिए और क्या किया, जो नंबर कट रहे थे उनको काट दिया, तो हमारे पास आखिरी में 6 × 6 बच गया, 6 6 जा 36, और जो 6 का स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ x% ऑफ y इज 100, हमें क्या बताया गया है, x% किसका, y का क्या है, 100 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटा 100, परसेंटेज का निशान हटाएंगे और बटे में 100 लगा देंगे, और y इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरा क्या बताया है, y% ऑफ z, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्या बताया गया है, y% किसका, z का क्या है, 200। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन 100 इंटू z इक्वल टू 200। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? चलिए, अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं y z इक्वल टू 200 इंटू 100। ठीक है, अगर इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं y z इक्वल टू 2 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब 100 की वैल्यू हमको 100 इंटू 100 की वैल्यू क्या मिली थी, x और y। क्या मिली थी, x और y। तो इस 100 इंटू 100 की जगह लिख देंगे हम x और y। चलिए, तो हम लिख सकते हैं यहां पर y z इक्वल टू 2 इंटू x y। अब यहां पर देखिए y और ये y कट जाएगा, तो z इक्वल टू क्या आ गया, z इक्वल टू हमारा आ गया 2x, 2 इंटू एक्स 2x, z इक्वल टू 2x। यही ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आई? हमें x% ऑफ y बताया गया था 100। ठीक है, तो x और y क्या हुआ, 100 इंटू 100। y% ऑफ z बताया गया हमें 200, तो yz की वैल्यू क्या आई, 200 इंटू 100, या उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो हमने y और y एलिमिनेट कर दिया, क्या पता z की वैल्यू पता चल गई, z इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और यही z की वैल्यू है 2 इंटू एक्स, या 2x कह सकते हैं z की वैल्यू। बात समझ में? नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप पहले जान जाइए क्या होता है। इसमें जो तीनों साइड आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, इक्वल रहती हैं। क्या रहती है, इक्वल रहती है। मानिए अगर ये a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल रहती हैं। तो इसकी जो हाइट है, अगर मानिए इसकी साइड a है तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी साइड हाइट होगी √3 अपॉन 2 इंटू a। ठीक है, तो हमको हाइट तो बताई गई है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन 2 इंटू a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो पता चल जाएगी। चलिए, क्या हो जाएगा, √3 a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर
हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अपॉन में √3, तो हमको साइड तो पता चल गई। ठीक है, हमको साइड तो पता चल गई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है हमको? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के √3/4 इंटू a²। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू तो पता चल गई, साइड का स्क्वायर, साइड हमको पता है उस ट्रायंगल का, तो हम क्या करेंगे, उसी साइड का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर a² की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू, यहां पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, √3/4 इंटू, यहां पर हम लिख सकते हैं 20/√3 इंटू 20/√3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना। अब देखिए, यहां पर ये रूट और ये रूट कट जाएगा, क्या कुछ और कट सकता है? 2 2 जा 4 और 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, क्या बचा, यहां बचा हमारे पास 5 और यहां बचा 20। 5 2 जा कितना होता है 10, तो यहां हो गया 100 और अपॉन में √3। ठीक है, यही इसका एरिया होगा, यही इसका क्या होगा, एरिया होगा। बात समझ में आ गई? 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा? सी ऑप्शन आपका सही है, 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमियल? इसमें आपको मोनोमियल बताने हैं। मोनोमियल ऐसे होते हैं, ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें सिंगल टर्म होती है। इन तीनों इक्वेशन में कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपको सिंगल टर्म दिख रही है? तो वो पहली इक्वेशन है 4x²। यही जो है क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल में एक टर्म होता है तो उसे मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म होगा तो बाइनो कहेंगे, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, यहां पर हम लोग के जो बीपीएससी का प्राइमरी का पेपर था वो कंप्लीट हुआ है बच्चों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।